अब तक हमने विपणन विचारधारा के क्षेत्र और विशेषताओं के बारे में बात की। आज हम बात कर रहे हैं विपणन की विभिन्न अवधारणाओं की। विपणन की विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं? विपणन कार्य का जन्म सदियों पूर्व हो गया था। जो जो औद्योगिक विकास गति बढ़ती गई, विपणन कार्य में परिवर्तन होता चला गया। दूसरे शब्दों में विपणन कार्य क्रमागत विकास होता चला गया। विपणन कार्य में अब तक हुए विक्रय एवं परिवर्तन का निम्नलिखित क्रमागत अवस्थाओं में अध्ययन किया जा सकता है। उत्पादन प्रधान अवधारणा का युग, उत्पादन प्रधान अवधारणा का युग, विक्रय प्रधान अवधारणा का युग, ग्राहक प्रधान विपणन अवधारणा का युग, यथा सामाजिकीय विपणन अवधारणा का युग। इस बात को हम दूसरे रूप में प्रस्तुत करते हैं तो ये कह सकते हैं कि प्रारंभ से लेकर आज तक विपणन की अनेक वैकल्पिक विचारधाराओं का जन्म एवं विकास हो चुका है। प्रोफेसर कोटलर तथा आर्मस्ट्रॉन्ग ने इन अवधारणाओं को 5 वर्गों में बांटा है। वे निम्नानुसार हैं: उत्पादन अवधारणा, उत्पादन अवधारणा, उत्पाद अवधारणा, विक्रय अवधारणा, विपणन अवधारणा तथा सामाजिक विपणन अवधारणा। अब सबसे पहले है उत्पादन अवधारणा या विचारधारा। इसे ही उत्पादन अवधारणा के नाम से जाना जाता है। यह विचारधारा मानती है कि ग्राहक वही वस्तु चाहेगा जो उपलब्ध होगी तथा जिसे वह क्रय करने की स्थिति में होगा। अतः प्रबंधकों को माल के उत्पादन एवं वितरण में सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए। विपणन की यह विचारधारा प्रारंभिक एवं प्राचीनतम विचारधारा है। यह विचारधारा इस समय प्रचलित है। जबकि माल का उत्पादन बहुत सीमित होता है, बाजार में वस्तुओं की मांग तुलना में बहुत कम उपलब्ध होती है। ऐसे में पूर्णतः विक्रेता के बाजार की स्थिति होती है। विक्रेता जो कुछ बेचना चाहता है बिक जाता है। उत्पादक के समक्ष माल के विक्रय की कोई समस्या नहीं होती, बल्कि उसके पास माल की आपूर्ति मांग की तुलना में काफ़ी कम होती है। ऐसी दशा में व्यवसायी ये सोचता है कि वह जो कुछ निर्माण करेगा वह स्वतः बिक जाएगा। फलतः वह माल के विक्रय के लिए कोई प्रयास नहीं करता। ग्राहक की आवश्यकता एवं रुचि पर ध्यान देना उसके लिए आवश्यक नहीं रह जाता। उसे केवल अधिक उत्पादन करने तथा माल के मूल्य के न्यूनतम बनाए रखने पर ध्यान देना पड़ता है। इस विचारधारा को निम्नांकित चित्र से स्पष्ट किया गया है। दुनिया के विकसित राष्ट्रों में विपणन की ऐसी विचारधारा का इस समय अधिक प्रचलित रही है, जबकि उन देशों में औद्योगिक क्रांति प्रारंभिक अवस्था में थी। ऐसे में समय वहाँ पर औद्योगिक विकास अवस्था में थे। माल की मांग उत्पादन से अधिक होती है, अतः व्यवसायी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाते हैं और विपणन को स्वाभाविक कार्य मानते हैं। दुनिया में कई पिछड़े राष्ट्र आज भी यही विचारधारा प्रचलित है। इसका यही कारण है कि उन राष्ट्रों में उत्पादन बहुत कम हो रहा है। इतना ही नहीं, ये राष्ट्र आयात करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी दिशा में जैसा भी माल निर्मित होता है तत्काल बिक जाता है। माल के विपणन की कोई समस्या भी उनके समक्ष नहीं होती। संक्षेप में उत्पादन प्रधान विपणन विचारधारा की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं। नंबर 1, यह विचारधारा उस समय प्रचलित रही जबकि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन अत्यंत सीमित होता था। दूसरा, व्यवसाय की समस्या माल का उत्पादन बढ़ाने की होती है, न कि माल का विक्रय करने की। नंबर 3, माल के विक्रय के लिए किसी समय की विशेष प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 4, इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप विपणन कोई विशिष्ट कार्य नहीं रह जाता। उत्पादन प्रधान विचारधारा आज भी निम्नांकित 2 परिस्थितियों में उपयोगी है। नंबर 1, जब माल की आपूर्ति से अधिक हो तथा जब माल का मूल्य बहुत अधिक ऊंचा हो तथा उसे नीचे लाने के लिए उत्पादन में सुधार करना आवश्यक हो गया हो। इसके बाद है दूसरी, उत्पादन अवधारणा विचारधारा। उत्पाद या उत्पादन प्रधान विचारधारा यह मानती है कि ग्राहक उपभोक्ता उन उत्पादों को पसंद करेंगे जो अच्छी निष्पादन क्षमता तथा नवीन विशेषताओं से युक्त होगी। अतः प्रबंधकों को अपने उत्पाद में निरंतर सुधार करने हेतु प्रयास करने चाहिए। उन्हें नवीन एवं अच्छे उत्पादन कार्यों का विकास करना चाहिए जो अच्छी किस्म के हों, अच्छी निष्पादन क्षमता रखते हों तथा उनमें नवीन विशेषताएं हों। किंतु इस विचारधारा को इसे अपनाने वालों के विपणन दूरदर्शिता का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें बाजार में आ रहे अपने उत्पादों के विकल्पों पर नजर रखनी चाहिए। इस विचारधारा को चित्र में नीचे स्पष्ट किया गया है। तीसरा है विक्रय अवधारणा। विक्रय विचारधारा को विक्रय विचारधारा के नाम से जाना जाता है। विक्रय प्रधान विचारधारा यह मानती है कि ग्राहक किसी भी संस्था के उत्पादों को बहुत अधिक मात्रा में तब तक नहीं खरीदेगा जब तक कि वह संस्था के बृहद पैमाने पर माल के विक्रय एवं संवर्धन हेतु प्रयास नहीं करेगी।
यह विचारधारा मूलतः ऐसे उत्पादों या सेवाओं के विपणन के लिए उपयोगी है जिनका क्रय करने के में स्वतः नहीं सोचता, उदाहरणतः विश्व बैंक, कोष, बीमा इत्यादि। यह विचारधारा तब भी अपनाई जाती है जबकि उत्पादक के पास माल निर्माण की अतिरिक्त क्षमता विद्यमान हो। ऐसे समय में प्रबंधक यह सोचते हैं कि जो कुछ उत्पादन किया जाता है वह सब बिकना चाहिए, न कि उतना ही उत्पादन करना चाहिए जितने की बाजार में मांग हो। ऐसे में अत्यधिक दबावपूर्ण विक्रय की नीति अपनाई जाती है। तब अल्पकालीन उद्देश्यों से प्रेरित होकर के माल के विक्रय का प्रयास किया जाता है। ऐसे में ग्राहक से दीर्घकालीन लाभदायी संबंध बनाना प्रबंधक का उद्देश्य नहीं होता। इस शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक विकसित राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। इन देशों की व्यावसायिक संस्थाओं का उत्पादन भी कई गुना बढ़ गया था। ऐसे में माल की पूर्ति मांग की अपेक्षा कई गुना अधिक होने लगी। ऐसे में प्रबंधकों के समक्ष माल के विक्रय में अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। फलतः माल के विक्रय के लिए अनेक प्रयास किए जाने लगे। इन परिस्थितियों में प्रबंधकों ने उत्पादन की अपेक्षा विक्रय के लिए अधिक प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन साधनों को अधिक रूप से अपनाया जाने लगा। कुशल एवं प्रभावशाली विक्रयकर्ताओं का महत्व बढ़ने लगा। व्यवसायी अपने मध्यस्थों की कड़ियों को सुदृढ़ करने लगे। विपणन अनुसंधान को अपनाया जाने लगा, किंतु इसका क्षेत्र केवल बाजार ज्ञात करने, ग्राहकों की आवश्यकता बढ़ाने वाले तत्वों की जांच करने आदि तक ही सीमित रहा। इस प्रकार संक्षेप में विपणन की इस विचारधारा की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित रही। नंबर 1, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कमी के स्थान पर वस्तुओं का बाहुल्य होने लगा। नंबर 2, माल का उत्पादन कोई समस्या नहीं रही बल्कि माल का विक्रय करना एक समस्या बनने लगी। नंबर 3, व्यवसायी माल की मांग उत्पन्न करने के लिए प्रयास करने लगे। चौथा, माल की मांग उत्पन्न करने के लिए विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, विक्रयकर्ता आदि का अधिक उपयोग किया जाने लगा। नंबर 5, मध्यस्थों का महत्व भी बढ़ने लगा और माल के विक्रय में इनकी रुचि बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाने लगा। नंबर 6, विपणन अनुसंधान का श्री गणेश हुआ, यद्यपि इसका क्षेत्र वस्तुओं की मांग उत्पादन करने के कारण ज्ञात करने तथा वस्तुओं के बाजार का पता लगाने तक ही सीमित रहा। यह विचारधारा यह मानती है कि दबावपूर्ण विक्रय से जिन ग्राहकों को माल बेचा जाएगा वे उसे पसंद कर लेंगे। यदि पसंद नहीं करेंगे तो वे शीघ्र ही अपनी नापसंदगी या असंतोष को भूल जाएंगे तथा वे बाद में संस्था के उत्पादों के खरीदते रहेंगे। प्रोफेसर कोटलर तथा आर्मस्ट्रॉन्ग का इस संबंध में यह कहना है कि ऐसी मान्यता रखना ठीक नहीं है। उन्होंने अनुसंधानों का संदर्भ देख कर के कहा कि असंतुष्ट ग्राहक पुनः खरीदने नहीं आते। इससे बुरा ही होता है, क्योंकि एक असंतुष्ट ग्राहक औसतन 3 अन्य लोगों को अपने अच्छे अनुभवों के बारे में बताता है, जबकि एक असंतुष्ट ग्राहक अपने बुरे अनुभवों के बारे में औसतन 10 अन्य व्यक्तियों को बताता रहता है। इसके बाद है विपणन अवधारणा या विचारधारा। इसे ही ग्राहक प्रधान विपणन अवधारणा के नाम से जाना जाता है। यह अवधारणा यह मानती है कि कोई भी संस्था अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकती है जबकि वह अपने बाजार या भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को भली प्रकार समझ सके तथा उन्हें अपेक्षित संतुष्टि प्रदान कर सके। यह विचारधारा यह मानती है कि विपणन कार्य उत्पादन से पूर्ण प्रारंभ होना चाहिए। दूसरे शब्दों में पहले ग्राहकों की इच्छाओं की आवश्यकताओं का अध्ययन करना चाहिए तथा उनकी संतुष्टि के लिए उत्पादन करना चाहिए। इस प्रकार यह अवधारणा ग्राहक प्रधान है, जिससे संपूर्ण विपणन कार्य ग्राहक की संतुष्टि पर ही केंद्रित होता है। इस अवधारणा को आगे विस्तार से समझाया जा रहा है। समाजकीय विपणन विचारधारा, इसे समाज प्रधान विपणन विचार अवधारणा भी कह सकते हैं। यह शुद्ध विपणन अवधारणा है का एक सुधार है। विपणन की समाज की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि विपणन के कार्यों में ग्राहकों की संतुष्टि एवं संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति के साथ साथ संपूर्ण समाज के हितों एवं कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में यह व्यापक विचारधारा है जो उपभोक्ताओं को दीर्घकालीन समृद्धि पर ध्यान देती है। इसे आगे विस्तार से समझाया जा रहा है।